हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए हैं अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट द करेंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी बनाई हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं चेक किए हैं तो प्लीज देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। टॉप राइट कॉर्नर में वीडियोस की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि निफ्टी इस वीक 1.2% की अपवर्ड मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी की करंट लेवल करीबन 11,450 के आसपास है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई 12,430 से करीबन 8% की दूरी पे है, 8% नीचे है। अगर वन डे चार्ट पे नजर डालें तो आप देखेंगे कि अभी भी निफ्टी में काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इस पे हम अगर और क्लोजर लुक दें और नजदीक से देखें तो हम देखेंगे कि इस हफ्ते काफी पॉजिटिव मूवमेंट रही। हफ्ते की 5 में से 3 दिनों में निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ। ग्रीन कैंडल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, 2 दिन रेड कैंडल्स और बाकी 3 दिन ग्रीन कैंडल्स। लेकिन निफ्टी अभी काफी रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है और मुझे लगता है कि जब तक यूएस में इलेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ओवर नहीं हो जाते, तब तक स्टॉक मार्केट में काफी वॉलिटिलिटी रहेगी। यूएस की स्टॉक मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी और उसके कारण, चूंकि यूएस की मार्केट को मदर मार्केट कहते हैं, तो उस मार्केट की वॉलिटिलिटी के कारण बाकी देश की स्टॉक मार्केट्स में भी वॉलिटिलिटी रहेगी। अगर हम थोड़ी और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे नजर डालें, वीकली चार्ट्स पे नजर डालें, तो आप देखेंगे कि इस वीक की जो मूवमेंट रही है, जो इस वीक के कैंडल्स बने हैं, उसकी टेल्स काफी लंबी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बेरिश सिग्नल्स हैं अभी भी बने हुए हैं, परसिस्ट कर रहे हैं और वॉलिटिलिटी आगे चल के बनी रहेगी। थोड़ा और जूम आउट करें और थोड़ी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें और मंथली चार्ट पर अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि इस मंथ की जो कैंडल अभी तक बन रही है, अभी ये मंथली कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सितंबर का मंथ चल ही रहा है, तो ये इवॉल्विंग कैंडल है। लेकिन उस कैंडल पर अगर आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि इसके टेल्स कितने लंबे हैं और बॉडी कितनी छोटी है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि वॉलिटिलिटी काफी अभी ज्यादा है मार्केट में और मुझे लगता है कि ये अभी परसिस्ट भी करने वाली है। वॉलिटिलिटी विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द मार्केट। आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई अभी भी न्यूट्रल रेंज में ही है। काफी नीचे चला गया था, उस रेंज को इसने नीचे की तरफ तोड़ दिया था, लेकिन फिर से वापस उसी रेंज में आ गया है। आरएसआई की जो करंट लेवल आ रही है वो 56.5 आ रही है डेली चार्ट्स के ऊपर, तो अभी भी न्यूट्रल रेंज में बना हुआ आरएसआई। एमएससीटी की अगर बात करें तो वहां पे भी बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है और पिछले हफ्ते के बाद से अभी भी कंटिन्यूड है। कोविड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर बात करें तो इंडिया में अभी भी अनफॉर्चुनेटली काफी सिचुएशन बद से बदतर एक तरह से होती जा रही है। मुझे ये कहने में बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन सिचुएशन बाकी कंट्रीज की थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है। हालांकि हमने देखा कि स्पेन, फ्रांस वगैरह में एक सेकेंड वेव की बात चल रही है, वहां पे 10,000 12,000 केसेस अभी डेली आना शुरू हो गए हैं। तो मुझे तो इतनी अनसर्टेनिटी लग रही है एज फार एज कोविड गोस की कुछ भी कहना मुश्किल है। और खासकर इंडिया के केस में तो अब आप देख रहे हैं कि एक दिन में 95,000, 1-1 लाख के केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं, जब कभी ऐसा हुआ करता था कि हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस 20-25 हजार हुआ करते थे और अभी डेली केसेस 1-1 लाख करके आ रहे हैं। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है एज फार एज कोविड गोस। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस है। करीबन 46.6 लाख केसेस इंडिया में अभी तक मिल चुके हैं और 77,500 लोगों से भी ज्यादा की फर्टैलिटीज हो चुकी है, उनकी जान जा चुकी है। तो बहुत ही ग्रिम सर्कमस्टांसेस है एज फार एज कोविड गोस। इसी बीच दो थोड़ी और डिसअपॉइंटिंग न्यूज है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका आपको पता होगा एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनी है। उसने यूके में जो उसकी फेज 3 ट्रायल्स चल रही थी कोविड वैक्सीन की, उसको रोक दिया है। और आज ही मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि उसने फिर से, अभी बात चल रही है कि फिर से उसको वो रिज्यूम करने वाले। बट अभी मंडे ट्यूसडे को ये न्यूज आई थी कि उसने अपनी फेज 3 ट्रायल्स रोक दिए हैं, क्योंकि यूके में एक केस आया था जहां पे कि बहुत ही एडवर्स साइड इफेक्ट्स, जो एक वॉलंटियर थे, मुझे जहां तक याद है कि एक मेल वॉलंटियर पे एक साइड इफेक्ट्स के कुछ केसेस उन्होंने रजिस्टर किए थे, तो इसलिए उन्होंने वो वैक्सीन के ट्रायल्स रोक दिए थे। हालांकि वो फिर से रिज्यूम होने की बात है। उसी तरह सेम लाइंस पे सीरम इंस्टीट्यूट ने
वैक्सीन टेस्टिंग जो पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कि सीरम इंस्टीट्यूट ने फेज 3 ट्रायल्स इंडिया में शुरू कर दिए हैं, उसको अभी हॉल्ट कर दिया है रिलेटेड टू द सेम काइंड ऑफ सिनेरियो दैट एस्ट्राजेनेका इज फेसिंग। तो ये दोनों फेज 3 ट्रायल्स अभी रुके हुए हैं, फिर से रिज्यूम ऑफ कोर्स होंगे। जो साइड इफेक्ट की जो रूट कॉज है उसको जब जान लिया जाएगा तो फिर से रिज्यूम हो जाएंगे ये ट्रायल्स, बट अभी वो हॉल्टेड है। वैक्सीन से रिलेटेड एक और न्यूज है कि जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रशिया कह रही है कि इंडिया उसे हेल्प करे मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये थोड़ी अच्छी न्यूज हो सकती है इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड कंपनीज है उनके लिए, क्योंकि अगर रशिया से उनको कुछ ऑर्डर्स मिलते हैं तो उनकी जो बिजनेस है वो थोड़ी शॉर्ट टर्म में बढ़ सकती है। अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को देखें तो इंडिया की जो FY21 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 का, उसमें जो जीडीपी की जो ग्रोथ फोरकास्ट है, ग्रोथ की तो बात ही नहीं करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो सारे देश ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक चाइना को छोड़ के, जहां तक मुझे याद है। तो इंडिया की जो ग्रोथ है उसकी कॉन्ट्रैक्शन की जो एस्टिमेट्स हैं वो पहले से भी डाउनवर्ड रेटिंग उनकी करी गई है। पहले फिच की फोरकास्ट थी कि पहले इंडिया की जो FY21 की जीडीपी ग्रोथ होगी वो -5.3% होगी, अब उसको घटा के उन्होंने -10.5% कर दिया है। उसी तरह इंडिया रेटिंग ने पहले की फोरकास्ट -5% से घटा के इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट -11.8% की कर दिया है। मूडीज ने एस्टिमेट दिया -11.5 का, और गोल्डमैन सैक्स ने किया है ऑलमोस्ट -15% का, -14.8% का। अगर आप ये सारे फोरकास्ट देखते हो तो आपको लगेगा कि -10 से -15 के बीच में इंडिया का पूरे साल का, पिछले क्वार्टर का तो हमने देखा ही था कि -24% के आसपास था, पिछली क्वार्टर का वो जीडीपी ग्रोथ था या जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन था। लेकिन अगर पूरे साल की बात करें, अभी से लेके मार्च 2021 तक की बात करें, तो भी इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 10% से ऊपर उसकी कॉन्ट्रैक्शन की एस्टिमेट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट आई इस हफ्ते की, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो लोन मॉरेटोरियम अगस्त 31 तक चल रहा था उसको एक्सटेंड करके सितंबर 28 तक कर दिया जाएगा। तो एक महीने और के लिए जो लोन मॉरेटोरियम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को कि वो इंटरेस्ट वेवर के बारे में एक रिप्लाई उनको दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरेस्ट वेव करना चाहिए, क्योंकि जो मॉरेटोरियम दिया गया था कॉमन पब्लिक को वो तभी मीनिंगफुल है जब इंटरेस्ट भी वेव किया जाएगा। लेकिन पिछले हफ्ते की वीकली मार्केट रैपअप में हमने बात करी थी कि ऐसा करना बहुत ही घातक हो सकता है बैंक्स के लिए, और ये करना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI के लिए। तो ये बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन अभी भी बनी हुई है रिगार्डिंग लोन मॉरेटोरियम। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सितंबर 28 को फिर से होने वाली है इस केस पे, और उसी समय तक इन्होंने कहा है कि उन्हें एक रिप्लाई चाहिए रिगार्डिंग इंटरेस्ट वेवर। साथ ही साथ बैंक्स को कहा गया, सारे बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सारे लोगों को ये कहा गया है कि जो उन्होंने NPA अनाउंस करनी होती है, जो 90 दिन के भीतर अगर उन्होंने कोई EMI पेमेंट नहीं हुई या प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं हुई, तो जो उन्हें NPA अनाउंस करना होता है उसको अभी रोक दिया गया है। तो कोई NPA के अनाउंसमेंट नहीं होगी अंटिल फर्दर कम्युनिकेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। इसी हफ्ते KV कामत जो एक कमिटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई गवर्नमेंट को, और उन्होंने 26 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया फॉर लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम, और उसमें बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। उसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर, जैसे कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, एविएशन, होटल्स, रेस्टोरेंट, टूरिज्म। तो आप देख रहे हैं कि जो भी कोविड रिलेटेड सेक्टर्स हैं, कोविड इंपैक्टेड सेक्टर्स हैं, उनको खास करके लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। डोमेस्टिक डीजल प्राइसेस जो हैं उनको फिर इस हफ्ते थोड़ा और कम किया गया। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 16 पैसे की डिक्रीज आई थी डीजल प्राइसेस में, इस हफ्ते उसको और थोड़ा कम किया गया है, और पिछले 5 दिनों में ये करीबन 40 पैसे की डिक्रीज आई है डोमेस्टिक डीजल प्राइसेस में। जितने भी लिस्टेड फर्म्स हैं BSE NSE पे, उसमें से करीबन 1000 फर्म को एलिजिबल माना गया है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो KV कामत कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके बेसिस पे इन लिस्टेड फर्म्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इनकी जो टोटल ग्रॉस डेट है वो मिला के होती है करीबन 30.1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। तो बहुत ही बड़ी अमाउंट है, और ये अगर डिफॉल्ट हुआ या इसमें से ऑब्वियसली कुछ फ्रैक्शन या कुछ परसेंटेज अगर डिफॉल्ट हुआ, तो इसमें से जो सबसे बड़ा भार आएगा, सबसे बड़ा बर्डन आएगा, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे आएगा। तो बैंकिंग सेक्टर में इतनी अनसर्टेनिटी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आगे आने वाले 6 से 9 महीने, 2 से 3 क्वार्टर इतने क्रूशियल होने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, इन टर्म्स ऑफ देयर
loans, in terms of their MPAs, in terms of their stressed assets. तो अभी बैंकिंग के लिए सिचुएशन बहुत ही गंभीर, बहुत ही अनसर्टेन है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये पॉजिटिव टर्न आउट होता है या फिर ये नेगेटिव टर्न ले लेता है। खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए तो, जैसे कि SBI, कैनरा बैंक और जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो उनके लिए तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इन्होंने ही सारा जो पैसा लगाया होता है वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में लगाया होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। और उन सेक्टर्स की तो क्या हालत है आपको पता ही है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ढंग से हो नहीं रही, तो ये लोन बेचारे ये सारे लिस्टेड फर्म्स कहाँ से चुका पाएंगे? तो उनका सारा बर्डन आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे अल्टीमेटली। इसी बीच इस हफ्ते एक्चुअली फ्राइडे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई जो हमारे आपके लिए बहुत मैटर करती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हमें इंपैक्ट करती है। वो है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने एक नई मैंडेट, सेबी ने जो मैंडेट दी हुई थी मल्टी कैप फंड्स को, उसको मॉडिफाई किया है। तो मल्टी कैप फंड्स की पहले आपको याद होगा कि उनकी मैंडेट होती थी 65% इन टोटल इन इक्विटीज, और उसमें उस 65% में वो कितना भी लार्ज कैप, कितना भी मिड कैप और कितना भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते थे। पर ये जो नई मैंडेट में मॉडिफिकेशन आई है, इन्वेस्टमेंट मैंडेट में मॉडिफिकेशन, उसके तहत उन्हें 75% टोटल कम से कम इक्विटीज में रखना होगा इंस्टेड ऑफ 65%, विच वॉज द अर्लियर मैंडेट। तो अब 75% उन्हें इक्विटीज में रखना होगा और मिनिमम 25% ईच इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो अभी आप काफी सारे जब मल्टी कैप फंड्स की पोर्टफोलियोज देखते होंगे, मल्टी कैप फंड्स की सेक्टर एलोकेशन वगैरह देखते होंगे, तो आपको दिखता होगा कि स्मॉल कैप फंड्स में वो काफी कम इन्वेस्ट करते हैं और मिड कैप में थोड़ी बहुत मॉडरेट सी एलोकेशन रहती है, बट दे आर हेवीली बायस्ड टुवर्ड्स लार्ज कैप स्टॉक्स। तो उनकी 65-70% के आसपास एलोकेशन रहती है लार्ज कैप स्टॉक्स में, और बाकी की 30-40% एलोकेशन रहती है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। और स्मॉल कैप स्टॉक्स में खास करके आप देखेंगे कि मल्टी कैप फंड्स की काफी कम एलोकेशन रहती है। तो जब उस एलोकेशन को लेट्स से 5%, 10% से जब 25% उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, 25% करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उन्हें खासी बाइंग करनी पड़ेगी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो आज की रात की जो नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बेस्ट स्टॉक्स टू बाई कवर करते हैं, वीकली रिव्यू करते हैं कि बेस्ट स्टॉक्स टू बाई कौन से हैं इन द करंट मार्केट सिचुएशन, उसमें हम कई सारे मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करेंगे जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, और आपको कौन से लेवल पे, कौन से वैल्यूएशन पे उनके बाई करना चाहिए उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो उस वीडियो को आप मिस ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी भी स्टिमुलस साइज नेगोशिएशंस चल ही रहे हैं, टॉक्स चल ही रही हैं बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स ने इसी बीच एक बहुत ही लीन स्टिमुलस बिल प्रोड्यूस किया था $300 बिलियन का, जबकि डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि कम से कम $3 ट्रिलियन का स्टिमुलस साइज होना चाहिए। रिपब्लिकन्स ने एक्चुअली पिछले महीने जो प्रपोजल दिया था उसमें $1 ट्रिलियन का स्टिमुलस देने का प्रपोजल दिया था, और उसको घटा के अब उन्होंने $300 बिलियन का प्रपोजल दिया है। तो उसको डेमोक्रेट्स ने खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, और इसमें टॉक्स ऑनगोइंग है कि स्टिमुलस की साइज क्या होनी चाहिए। कॉर्पोरेट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखें तो उसमें वोडाफोन आइडिया ने अपनी ब्रांड जो है उसको पूरा रीवैम्प कर दिया है, रीनेम कर दिया, और अब उसको VI के नाम से जाना जाएगा। तो ब्रांड इंटीग्रेशन हो गई है वोडाफोन और आइडिया के बीच में, और उसको फिर से एक री पैकेजिंग करके अब VI के नाम से उसको फ्लोट किया जाएगा, मार्केट किया जाएगा। गवर्नमेंट ने IRCTC में जो अपनी स्टेक है वो करीबन अभी 87.4% की है, उसको घटा के 75% तक लाने की बात हो रही है। तो 15 से 20% स्टेक गवर्नमेंट सेल कर रही है IRCTC में ऑफर फॉर सेल के थ्रू। तो इससे IRCTC स्टॉक में काफी गर्मी बनी रह सकती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स अगर बाई करेंगे, गवर्नमेंट सेल करेगी, तो प्राइस मूवमेंट ऊपर नीचे अच्छी खासी रहेगी इसमें। सिल्वर लेक जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, तो अमेरिका की जो ये प्राइवेट इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक, उसने 7500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है रिलायंस रिटेल में। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो रिलायंस रिटेल को वैल्यू करती है करीबन 4.21 लाख करोड़ पे, क्योंकि उन्होंने 1.75% स्टेक लिया है। तो 1.75% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो रिलायंस रिटेल की टोटल वैल्यूएशन करीबन 4,21,000 करोड़ के आसपास आती है। आपने देखा हो कि मुझे लगता है वेंसडे या थर्सडे को करीबन 7% ऊपर भागा था रिलायंस इंडस्ट्रीज। उस मार्केट प्राइस के बेसिस पे रिलायंस की जो मार्केट कैप है वो $200 बिलियन से ऊपर जा चुकी है, और इंडिया की वो फर्स्ट कंपनी है जिसने ये थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि रिलायंस विल बी द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो कब होगा आगे आने वाला समय बताएगा, बट अभी के स्टेज में
मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की $200 बिलियन क्रॉस हो चुकी है। निफ्टी की पी अभी भी 32 से काफी ऊपर, ऑलमोस्ट 33 के आसपास चल रही है, 32.9। अर्निंग्स अभी भी 349 पे अटकी हुई हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था 348.9 या 349 के आसपास थी। अभी भी ईपीएस आप देख रहे हो, ये लेटेस्ट ग्राफ है, उसमें ईपीएस अभी भी डाउन ट्रेंड, पी ऊपर बढ़ती जा रही है, बट पीबी अभी भी अपने एवरेज लेवल्स के आसपास ही है। तो पी वैल्यूएशन के हिसाब से आप अगर देखोगे तो निफ्टी अभी भी काफी ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। अर्निंग घटती जा रही है और पी बाई ई रेशियो जो होता है, प्राइस बाय अर्निंग्स रेशियो, वो बढ़ती जा रही है। निफ्टी पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो वो एग्जैक्टली 1 पे अटका हुआ है। तो 1 तब होता है जब मार्केट एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे होता है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी है, काफी वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। अभी बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी क्रैश की तो उम्मीद मुझे नहीं लग रही है, बट थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर मुझे लग रहा है कि सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं, ऐसी इवॉल्व हो रही हैं कि जब तक यूएस के इलेक्शंस होने वाले हैं तब तक काफी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी यूएस मार्केट्स में, और कॉन्सिक्वेंटली इंडियन मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी उसके कारण ही बनी रहेगी। तो मेरी ओवरऑल व्यू ये है कि आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें। मेरी पिछले 2-3 हफ्ते से सेम व्यू रही है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक आपकी अप्रोच है वो आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे कोई स्टॉक्स आपको अगर अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलते हैं, और इसलिए मैं हर हफ्ते वीकली रिव्यू करता हूँ। संडे को रात को जो वीडियो आती है उसमें मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन से स्टॉक्स अभी भी करंट मार्केट सिचुएशन में, करंट वैल्यूएशंस पे आपको अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं, कौन से प्राइसेस पे आप उनको बाई कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप वीकली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। उससे हमें पता चलता रहेगा कि कौन से स्टॉक्स में आप नजर बना के रख सकते हैं इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, खासकर फाइनेंशियल स्टॉक्स, जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं उस पर तो आप हमेशा नजर रखें, क्योंकि उनमें इतनी अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है बिकॉज ऑफ द लोन मोरेटोरियम, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन मोरेटोरियम, और वो सारे क्वेश्चंस अभी तक अनआंसर्ड हैं। तो उन पे क्या डिसीजन लिया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि बैंकिंग स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं प्राइस वाइज। तो उन पे आप हमेशा नजर रखें। अगर कोई अच्छे स्टॉक्स हैं जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, तो ये अच्छे बैंक्स अगर आपको अच्छे मिले, अच्छी एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, ये सब आपको अगर अच्छी प्राइस लेवल्स पे मिलती हैं तो आप उनको कलेक्ट करते रहें, एक्यूमुलेट करते रहें फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। शॉर्ट टर्म में क्या होगा इसकी गारंटी तो मैं तो नहीं दे सकता, आपको जहां पे वो गारंटी मिल सकती है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरी इन्वेस्टिंग होराइजन हमेशा लंबे समय की रहती है, तो मैं लंबे समय के लिए जो स्टॉक्स आपको करेंटली अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं उसको कौन से लेवल पे लिया जाए, कैसे एक्यूमुलेट किया जाए, कितने फेजेस में एक्यूमुलेट किया जाए, उसकी चर्चा हम इस चैनल पे करते हैं हमेशा। तो वो अगर आपको वो थॉट्स पसंद आते हैं तो यू आर वेरी वेलकम टू एंगेज विथ अस, एक्सचेंज आइडियाज विथ अस। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आती जाएगी कुछ कुछ स्टॉक्स में वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ती जाएगी, आपको वैल्यू प्रोपोजिशन दिखती जाएगी उसमें। तो जैसे जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है और कुछ अच्छे स्टॉक्स रेगुलर बेसिस पे उनकी हम डिस्कशन करते रहते हैं चैनल पे, तो वो स्टॉक्स आपको अच्छी प्राइस लेवल्स पे मिले तो आप जरूर उनको एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कैश रिजर्व यू हैव विथ यू। और अपनी जो कैश पोजीशन है, आप अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैश बिल्डअप कर रहे हैं उस पाइलअप को बढ़ाते रहें, क्योंकि मार्केट में जब ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा वो हम अच्छी तरीके से साथ में इन्वेस्टमेंट तभी कर पाएंगे जब आपके पास लमसम अवेलेबल हो, आपके पास कैश पोजीशन अच्छा खासा बिल्डअप हो रखा हो। इसलिए आप अपनी कैश पोजीशन को मेंटेन रखें, बिल्डअप करते रहें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।